आया, बल्कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने स्पाई प्लान भी तैयार किया है, जिसकी अब कड़ियां खोलने लगी हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हिसार की रहने वाली एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को इसके लिए मोहरा बनाया। ज्योति मल्होत्रा दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के संपर्क में आई, वही जिसे अब से एक हफ्ते पहले पर्सोना नॉन ग्राटा करके 24 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से भी वो मिली। इसके बाद उसने 3 बार पाकिस्तान का दौरा किया। आरोप है कि उसने कई भारत से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई। लेकिन यूट्यूबर ज्योति कैसे पाकिस्तान का मोहरा बनी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं और उसके बाद अपने खास मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। नाम ज्योति मल्होत्रा, निवासी हिसार, हरियाणा। काम यूट्यूबर। आरोप भारत से गद्दारी, पाकिस्तान के लिए जासूसी। ज्योति मल्होत्रा दूसरे यूट्यूबर की तरह एक यूट्यूबर है, लेकिन उसकी पहुंच पाकिस्तान तक है। ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता, जहां जाती लोग इस्तकबाल के लिए खड़े रहते। पाकिस्तान की एम्बेसी में तो इस तरह स्वागत होता जैसे कोई बड़ी शख्सियत आई हो। और ज्योति को इतनी इज्जत, शोहरत, वीआईपी ट्रीटमेंट पाकिस्तान सिर्फ इसलिए देता था क्योंकि ज्योति हिंदुस्तान से गद्दारी और पाकिस्तान के दिए गए टुकड़ों के एवज में वफादारी दिखाती थी। यानी खाती रहती तो हिंदुस्तान में है, लेकिन गाती पाकिस्तान की थी। अब तक की खबरों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान जा चुकी है। उसने कमीशन एजेंटों के जरिए वीजा हासिल किया था और इसके जरिए ही 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान उसने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफ एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से दोस्ती होती है। ज्योति इसी साल 23 मार्च को पाकिस्तानी एम्बेसी गई थी, जहां उसने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। जब ज्योति एम्बेसी में पहुंची तो दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया और दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हों। दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बात कराई। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिलती दिखी। अब देश की गद्दार ज्योति मल्होत्रा की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब पाकिस्तान के शहर लाहौर गई थी। इसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से मुलाकात करती हुई दिख रही है। ज्योति के बारे में कुछ और बताएं, उससे पहले ज्योति की पूरी कुंडली को समझाते हैं। कब पाकिस्तान गई और अब क्या क्या राज उगल रही है। फिलहाल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। नकेल कसते ही कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें आतंकी हमले से पहले वो पहलगाम गई थी, इस बात को उसने कबूल किया है। उसने स्वीकार किया है कि 2023 में वो पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। उसे पाकिस्तान जाने के लिए वीजा चाहिए था। यहाँ उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। इस दौरान उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे बात करने लगी। उसके बाद ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई और वहां पर दानिश के कहने पर अली अहवान से मुलाकात की। अली अहवान ने पाकिस्तान में उसके ठहरने और घूमने का इंतजाम किया। अली अहवान नाम के शख्स ने ही ज्योति की मुलाकात पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से कराई। इसी दौरान वो शाकिर और राणा शहबाज नाम के 2 लोगों से भी मिली। शाकिर का मोबाइल नंबर भी लिया, जिसे उसने जट रंधावा के नाम से सेव किया, जिससे कि किसी को शक न हो। भारत वापस आने के बाद स्नैपचैट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन लोगों से संपर्क में रही और देश विरोधी जानकारी देने लगी। इस दौरान वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के साथ वो लगातार संपर्क में रही। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में पाई गई है। ज्योति मल्होत्रा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में जा चुकी है, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी है। ज्योति हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती थी। जिस देश में ज्योति पहुंचती वहां के महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती और महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट करती। इसके अलावा वो चीन में भी यात्रा के दौरान वीवीआईपी की तरह रही। इसके उलट भारत में लौटने पर वो साधारण लड़की की तरह रहती थी।
फिलहाल हिसार पुलिस ने 17 मई को ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है और कई अहम राज उगलवाने के फिराक में है। वहीं ज्योति मल्होत्रा के पिता के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा 2 साल पहले पाकिस्तान गई थी, लेकिन पाकिस्तान जाने का असल मकसद क्या था उसे बताने से कतराने लगे। वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी, मेरे ख्याल 2 साल हो गया, मेरे ख्याल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, यूँ तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था, साथ इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी, पड़ोसियों का आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको प्रूफ, मतलब दो उसके पड़ोसियों के ना वो दे दो, आधार कार्ड के साइन करवा के वो भी दिए। मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, कभी कभी पाकिस्तान, हाँ अब तो कहते पाकिस्तान जाऊंगी। जब बनवाया था इसने भी, मैंने कहा जाना तो जा, सारा कुछ बनवाया था, बीजा बाजा जो भी अटंगा बनाना होता है सब कुछ बनवाया था उसने। फिर भी ये पता नहीं क्यों बीच में अपना वो कर रहे हैं, फिर भी पकड़ के ले गए। बहरहाल ज्योति मल्होत्रा पुलिस की हिरासत में है, जहां पुलिस कई पहलुओं पर लगातार मल्होत्रा से राज उगलवाने के फिराक में है। अब देखना यह है कि आखिर और कितने राज फाश करेगी ज्योति मल्होत्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ज्योति मल्होत्रा अकेली नहीं है, हालांकि वो इस पूरे स्पाई नेटवर्क का एक बड़ा चेहरे के तौर पर जरूर सामने आई है। इसके अलावा भी कुल 6 लोगों के और भी हिरासत में ले जाने और उनसे भी पूछताछ की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा मामले में एक बड़ा खुलासा हिसार पुलिस ने भी किया है। हिसार के एसपी शशांक सावंत ने खुलासा किया कि पहलगाम हमले से पहले भी वो पाकिस्तान गई थी। जांच हो रही है कि इस यात्रा का हमले से कोई संबंध है या नहीं, क्योंकि ज्योति ने पहलगाम हमले के बाद एक वीडियो बनाकर भी शेयर किया था, जिसमें उसने कहा था कि इस घटना के लिए जो टूरिस्ट हैं वहां पर वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने हालात को वहां पर अच्छी तरीके से समझा नहीं और उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कहां पर हैं। कई एक चीजें हैं जो ज्योति को लेकर वायरल हैं। इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द PIOs, ठीक है। तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेकर, जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द PIOs, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की। हिसार के एसपी को आपने सुना, और उसके साथ ज्योति को लेकर जो भी तफ्तीश सामने आई, जो भी इन्वेस्टिगेशन के जरिए निकला है, वो सब कुछ हमने आपके सामने रखा। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, इनके सूद सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इनके सूद सर, बहुत स्वागत है आपका। ज्योति मल्होत्रा का केस ज्योति की अलग पहचान सामने नहीं रखता है, वो पिछले कुछ दिनों में हुए इंसिडेंट के साथ ज्योति, इसके अलावा और भी कई लोग जिनको गिरफ्त में लिया गया है, करीब नफरी इनकी 6 के करीब आ रही है। एक बड़ा नेटवर्क है जो इस बीच पल रहा है, पनप रहा है। ज्योति को लेकर आपके पास कुछ जानकारी जो आप शेयर करना चाहें, और पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर? देखिए, ज्योति पे जब भी पाकिस्तान एम्बेसी गई थी पहली बार और फिर पाकिस्तान विजिट की थी, उस टाइम पे ज्योति पे नजर रखी जा रही थी। फिर इसका देखा गया कि ये तो पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रही है, पाकिस्तान में जाकर के हिंदुओं की बात कर रही है कि हिंदू बड़े सेफ है पाकिस्तान के अंदर, और यही नैरेटिव है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के ISI का। और साथ में कोशिश ये कर रही थी कि दोनों कंट्री के संबंध अच्छे हो जाएं, क्योंकि ये एक एजेंडे के अंदर काम किया जा रहा था, मतलब देश के इंटरेस्ट को नहीं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देख के काम कर रही थी। फिर जब भी ये पाकिस्तान गई है, इसकी पूरी फाइनेंसिंग पाकिस्तान कर रही थी, पाकिस्तान की ISI कर रही थी, अच्छे अच्छे होटलों में ठहरा रही थी। देखिए, लोगों को क्या होता है, लोगों को एक इंपॉर्टेंस मिलती है, उससे बड़े खुश होते हैं, पैसा मिलता है उससे बड़े खुश होते हैं, फिर उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है पाकिस्तान के हाई कमीशन में जाकर के, इफ्तार पार्टी में जाकर के, फिर जो भी इनके विजिट थे फॉरेन के अंदर, चाहे नेपाल की थी, चाहे चाइना की थी, चाहे ये इंडोनेशिया में गए, बाली में गई थी,
और ये कहा जाता है शायद बाली के अंदर ये दानिश के साथ गई थी और वहां पे कुछ होटल में, अच्छे महंगे होटल में रही थी। तो बेसिक क्या है कि इनका जो एटीट्यूड था उसकी वजह से जो हमारी एजेंसी उनको शक था, और जब उन्होंने पूरा वेरिफिकेशन हो गया कि इसके लिंक्स है पाकिस्तान के आईएसआई के साथ, और जो दानिश है उसको 2 हफ्ते पहले इंडिया से बाहर निकाल दिया गया था। उसकी यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी थी और इंडिया जानता था कि दानिश आईएसआई का ऑफिसर है, आईएसआई का के लिए काम करता है, और उसके जो लिंक थे इसके साथ यानी कि मल्होत्रा के साथ, उससे पूरी की पूरी वेरिफिकेशन की गई। देखिए वॉच रखी गई थी उनके, जब पूरा वेरिफिकेशन हो गया तो उसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया गया, और इसके जो एजेंडे थे यानी कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंडे उस पर काम कर रही थी। देखिए आपने देखा होगा इससे पहले सीमा हैदर इंडिया के अंदर आई थी, और उसके बाद पाकिस्तान एक अंजू लड़की को पाकिस्तान ले गया था आईएसआई, और वहां पे जब गई थी तो वहां पे बड़े बड़े उनके जैसे ड्रोन के साथ उनकी वीडियो बनाई गई, और यहाँ पे भी इनको पूरी एक्सेस थी, कहाँ जाना है जहां भी जाना उनको अलाउड था। और इंडिया के अंदर देखिए ये जिस भी जगह गई कुछ ऐसी जगह थी जहां पे जाना इसका बनता नहीं था, लेकिन ये भी हो सकता था कि फ्यूचर के अंदर ये राम मंदिर चली जाए और राम मंदिर के अंदर जाकर के वीडियो बनाए, जिससे पाकिस्तान को उसका पूरा का पूरा डिटेल मिला। अगर हम हेडली की बात करें, जो इंडिया के अंदर इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन लेने आया था, यानी कि जो हमारे सेंसिटिव जगह है वहां की इन्फॉर्मेशन लेकर के टेररिस्ट अटैक किया जाए। पाकिस्तान का पर्पस है कि हमारी इंपॉर्टेंट जगह वहां पे टेररिस्ट अटैक करने की प्लानिंग की जाए। और अगर बात करते हैं पहलगाम की, तो पहलगाम का जो अटैक है इसकी प्लानिंग आज नहीं, ऐसा लगता है कि इसकी प्लानिंग कम से कम 6 महीने पहले की गई थी। और ये भी हो सकता है कि ज्योति मल्होत्रा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो पहलगाम अटैक के ऊपर, तो इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, पूछा जाएगा कि क्या इसका लिंक है। लेकिन इसको 5 दिन की हिरासत में लिया गया और बहुत सी चीजें सामने आएंगी निकल के कि इसके क्या लिंक है पाकिस्तान के आईएसआई से और क्या एजेंडे पे काम कर रही थी। और इसने वैसे मान लिया है कि इसके लिंक थे, इसको बेनिफिट मिलता था पाकिस्तान की तरफ से, और अब इसके ऊपर एक्शन की तैयारी होगी। लेकिन ये ट्रेंड क्या है? आप तो रॉ में रहे हैं, इंटेलिजेंस में रहे हैं, ऐसे लोगों की तरफ पाकिस्तान आईएसआई अगर फोकस कर रही है तो ये तो बहुत एक डरावना सिग्नल है। देखिए डरावना नहीं, बहुत सालों से चल रहा है। पाकिस्तान किसको टारगेट करता है? ये इंटेलिजेंस एजेंसीज किनको टारगेट करती हैं? एक तो कोई डिफेंस के लोग हो उनको टारगेट किया जाता है, जो सेंसिटिव जगह काम करते हैं उनको टारगेट किया जाता है, तीसरा जर्नलिस्टों को टारगेट किया जाता है क्योंकि उनका एक्सेस सब जगह होता है, इवन हमारे जो पॉलिटिशियन है उनको टारगेट किया जाता है ताकि वो फ्रीली घूम सकते हैं। और आज की डेट में जो ब्लॉगर बनते हैं या यूट्यूबर बनते हैं वो घूम घूम के जगह जगह जो एक वीडियो बनाते हैं उसको भी यूज करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मेन एजेंडा क्या है? डिफेंस की इंफॉर्मेशन गैदर करना, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन गैदर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान जो काम करता है आईएसआई के लिए ऐसे टारगेट चुनना जहां पे वो बम ब्लास्ट कर सकें। तो इसीलिए ऐसे लोगों को पाकिस्तान यूज करता है। और जब आपको पाकिस्तान की एजेंसी यूज कर रही है, पैसा दे रही है, तो आप सोचे तो सही क्यों दे रही है? क्या आपको पसंद करती हैं? क्योंकि आप उनके एजेंडे पे काम कर रहे हो, वो जो कराना चाहते हैं वो उस पे काम कर रहे हो। तो इसीलिए ज्योति को टारगेट किया पाकिस्तान ने और ये ट्रैप हो गई। ब्रिगेडियर राजन जामवाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर राजन जामवाल, आर्मी में वरिष्ठ पदों पर रहने का एक ये भी मतलब होता है कि उन्हें, अगर आपने जम्मू कश्मीर में सर्व किया है या बॉर्डर एरियाज में सर्व किया है तो आप इंटेलिजेंस से भी 2-4 होते रहते हैं। ये शायद पहली बार है कि किसी यूट्यूबर का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तानी आईएसआई ने अपने काम के लिए किया हो। केवल यही नहीं है, एक और लड़का है 25 साल का, उससे भी पूछताछ हो रही है, और भी 3-4 लोग हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन ये नेक्सस अभी हरियाणा और पंजाब में ही पकड़ा गया है। क्या ये अकेला है, आइसोलेटेड, या फिर आपको लगता है ये भी एक चेन का हिस्सा है? और इस बार यूट्यूबर को पकड़ने की कोशिश ये है कि यूट्यूबर एक कॉमन वर्ड हो गया है पूरी दुनिया में और ये लोग वीडियोस, व्लॉग के जरिए कहीं भी दिख जाएंगे। देखिए, ना ये पहली बार हुआ है ना ये आखिरी बार होगा कि इस टाइप की जासूसी या जो आप समझ लो भारत पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है। जहां तक कि यूट्यूबर को है, देखिए अभी तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश में पता लगेगा कि क्या वो सिर्फ परसेप्शन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा थी उनके, यानी कि जो माहौल करते हैं उनका नरेटिव सेल करने तक ही उसका रोल था, या एक्टिव सैबोटाज में जिसमें रिकॉनेसेंस भी शामिल है उसका भी हिस्सा थी, बिकॉज वो सीरियसनेस बहुत चीजों की बढ़ जाती है। और जहां तक सवाल है कि मतलब ये पहली बार हुआ है, देखिए मेरे को यकीन है कि ज्योति जैसे बड़े एसेट पाकिस्तान आईएसआई ने
ऑलरेडी क्रिएट किए होंगे और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की उन पे नजर भी होगी। इट इज जस्ट दैट अभी ज्योति ने कोई रेड लाइन क्रॉस करी होगी, कोई रेड लाइन क्रॉस करी होगी जहां Exactly. हमको ठोस सबूत मिले हैं, कोई ठोस Exactly. सबूत मिले हैं, तो इसीलिए उसको एकदम अरेस्ट कर लिया गया। बट ये नॉर्मल गेम है इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में कि अपना नेशनल नैरेटिव सेट करने के लिए या उसको बेचने के लिए दूसरे देश के नागरिकों का इस्तेमाल करना, और खासकर पाकिस्तान इसका काफी इस्तेमाल करता रहा है। अभी आते हैं दूसरा कि जहां आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज इसका अभी तक नहीं आया है कि उसके क्या किसी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन में काम करते हुए या किसी डिफेंस ऑफिसर्स वगैरह के साथ या कोई बंद थे या नहीं थे। वो अभी निकल के आएगा कि अगर थे तो चीजें ज्यादा सीरियस हो जाती हैं। दूसरा आपका सवाल था कि जो डिफेंस में ऑफिसर्स रहते हैं वो ज्यादा यहाँ सेंसिटिव इंस्टॉलेशन में जो सर्व कर रहे हैं वो ज्यादा मतलब ससेप्टेबल होते हैं, बिकॉज उनके मतलब अगर आप और कुछ नहीं है तो कम से कम आपके खोपड़ी में काफी ऐसी चीजें होती हैं जो दुश्मन को पता लग जाए तो उसका काफी फायदा होगा। इसीलिए हर साल हम सबको एक चीज है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, उस पर साइन करना पड़ता है हर साल कि भाई मतलब सो दैट आप कल को बोल ना सको कि मेरे को पता नहीं था ये गैर कानूनी है। सो हर आदमी उसको साइन करता है बेसिकली फ्रॉम द, इसीलिए कि भी मेरे को पता है और मैं मतलब किसी भी हालत में जो भी मतलब मेरे पास डॉक्यूमेंट है या जानकारी है या कुछ, मैं किसी भी हालत में और किसी को नहीं बताऊंगा। डजंट मैटर कि वो स्पाई हो नहीं हो, जिसको नहीं होनी चाहिए उसके पास नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि कौन स्पाई है कौन नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ जानकारियां आपकी नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी निकल जाती हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन आप किससे कर रहे हो, तो इसीलिए बार बार सेंसिटाइज किया जाता है, हम लोगों को बार बार सेंसिटाइज किया जाता है कि नॉर्मल कन्वर्सेशन में ये नहीं निकलना चाहिए। ठीक है सर, मेरे पास थोड़ा समय कम हो गया है, मैं माफी के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा। आप सब मेरे साथ जुड़े और आप आगे भी जुड़ेंगे तो आगे भी चर्चाओं में आपके जरिए चीजों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। उधर अब इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लश्कर का टॉप आतंकवादी पाकिस्तान में ढेर हो गया है। सैफुल्लाह खालिद को पाकिस्तान में मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्लाह को ढेर कर दिया। नेपाल से ऑपरेट कर रहा था आतंकी सैफुल्लाह आरएसएस के मुख्यालय पर हमले का साजिश करता था। सैफुल्लाह जिसको ढेर किया गया है। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर और आरएसएस मुख्यालय पर हमले की साजिश रचने वाला सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान में मारा गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था सैफुल्लाह खालिद। तस्वीर उसकी टीवी स्क्रीन पर। इसे अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में मार दिया है। जावेद हुसैन मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, विस्तार से बताएं इसके बारे में और किस जगह पर इसे मारा गया है। ये देखिए, जानकारी की मिल रही कि पाकिस्तान में ही किसी लोकेशन पर इसको मौत के घाट उतारा गया और अज्ञात हमलावर थे पाकिस्तान में। और ये नेपाल में पूरे बेसिकली राजीव, ये नेपाल से पूरे जो लश्कर तैयबा का जो कमांडर था वहां से पूरी तरह से ऑपरेट कर रहा था। भारत की तमाम सेंट्रल एजेंसी उसके ये हिट लिस्ट में था सैफुल्लाह खालिद। और जो पहलगाम में अटैक में जिस तरीके से द रेजिस्टेंट फ्रंट जिस तरीके से जो आतंकी संगठन है जिस चलिए हम बताते हैं अपने दर्शकों को। ये तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। अज्ञात हमलावर ने सैफुल्लाह खालिद को मार डाला है, जो कि आरएसएस मुख्यालय पर हमले का साजिश करता माना जाता है। भारत में आतंकवादी घटनाओं के पीछे जिम्मेदार माना जाता है। इसे अज्ञात हमलावरों ने मार डाला है। जावेद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जावेद, अपनी बात पूरी करें। ये
देखिए, सैफुल्लाह खालिद जो है इंडिया का मोस्ट वांटेड था और इस ये वांटेड था। और सैफुल्लाह खालिद जो है, जानकारी के मुताबिक एजेंसीज को, सेंट्रल एजेंसीज को ये जानकारी मिली थी कि सैफुल्लाह खालिद जो है तो हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें, लश्कर का टॉप आतंकी पाकिस्तान में ढेर किया गया है। आतंकी सैफुल्लाह पाकिस्तान में मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्लाह को ढेर कर दिया। नेपाल से ऑपरेट कर रहा था आतंकी सैफुल्लाह, पाकिस्तान में इसे अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी है। फोन लाइन पर मेरे साथ जावेद इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, बात पूरी करें। और राजीव, जो रेजिडेंट फ्रंट जिस तरीके से जिम्मेदारी ली थी और सैफुल्लाह खालिद उसको पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा था, और भारत में कई जो आतंकी संगठन है, लश्कर तौबा के अलावा इसके कई हैंडलर्स जो है उस वक्त मौजूद थे भारत में। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो पाकिस्तान में इसे अज्ञात हमलावरों ने इसे गोली मारी है और इसकी मौत हो गई है, बताया जा रहा है। सैफुल्लाह खालिद इंडिया का मोस्ट वांटेड था और यहाँ की देश की सेंट्रल एजेंसी से लेकर सुरक्षा एजेंसियों के हिटलिस्ट में था सैफुल्लाह खालिद। और सैफुल्लाह खालिद को जो एजेंसीज है वो पूरी तरीके से सर्च कर रही थी, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली थी कि नेपाल में बैठकर ये पूरे लश्कर तौबा के जो कमांडर के तौर पर पूरे टेरर ऑर्गेनाइजेशन को हाफिज सईद के बाद संभाल रहा था, और जिस तरीके से इंडिया को इसकी तलाश थी, और इंडिया में जो आरएसएस का जो मुख्यालय है वहां पर इसने ग्रेनेड अटैक कराया था। इसके अलावा कई और टेरर मॉड्यूल में इसकी तलाश थी, और ये लगातार भारत के खिलाफ जो है टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। जिस तरीके से ये भारत के लिए एक बड़ी खबर मानी जा रही है कि सैफुल्लाह खालिद को जिस तरीके से अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में गोली मार दी है और सैफुल्लाह की मौत बताई जा रही है, और साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है, और उसके बाद सैफुल्लाह की जो मौत बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से, और बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह कहीं पे था, इसी बीच अचानक अज्ञात हमलावरों ने उस पर अटैक किया और अटैक करने के बाद जो है सैफुल्लाह की मौत हुई। अब इसको लेकर फिलहाल अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही कि आखिर इस पूरे मामले में क्या है, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, साफ बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात हमलावर जो हैं उन्होंने सैफुल्लाह खालिद को गोली मारी है। अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से लगातार हाफिज सईद के दूसरे कमांडर्स और हैंडलर्स की बात करें, या फिर पाकिस्तान के कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिस तरीके से लगातार उन पर गोलीबारी हुई है, अटैक हुआ, हमला हुआ, उसमें कई लोग मारे गए, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वहां पाकिस्तान के खुद लोकल जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी कहीं ना कहीं आपसी जो रंजिश चल रही है, कुछ अपने अपने अलग एथिक्स को लेकर, ये वो माना जा रहा है कि कहीं ये आपसी टकराव का नतीजा है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान में सैफुल्लाह खालिद को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है, और सैफुल्लाह खालिद जो है वो इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। देश की सुरक्षा एजेंसी की बात करें या फिर देश के खुफिया एजेंसी की बात करें, उसके टॉप लिस्ट में था सैफुल्लाह खालिद, और पाकिस्तान का ये लश्कर तौबा का कमांडर था, और तमाम भारत के खिलाफ कई साजिशों को, टेरर साजिशों को लेकर ये वांटेड था, और नेपाल में कई बार ये नेपाल के लोकेशन से ये पूरे टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। जी राजीव, नेपाल के लोकेशन से भी टेरर मॉड्यूल ऑपरेट करता था। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी इस वक्त इस जानकारी को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं आतंकी सैफुल्लाह खालिद, पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने इसको ढेर कर दिया है। नेपाल से ऑपरेट करता था आतंकी सैफुल्लाह, तस्वीरें भी इसकी आप इस वक्त देख रहे हैं। अज्ञात हमलावरों पर इस वक्त पाकिस्तान की पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।